Well, hello everyone. Welcome to Star Education to learn the all concepts of science. Myself Brijesh Dubey, and today we are studying NCERT syllabus from class 7, chapter number 1, that is nutrition in plants. So my dear बच्चास, ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है. दूसरे दो लेक्चर इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, लेक्चर्स नहीं सुने हैं, तो यहाँ ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक कीजिए और आप उन वीडियोस को ओपन करके वहां से देख सकते हैं. क्योंकि मेरे बच्चे सभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके लिए जो प्रीवियस लेक्चर है उसको सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां से कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे. तो आपको आगे का जो कुछ भी अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा. आपको करना क्या है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, कंप्लीट करना है. ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर पूरा देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो अगर आधा अधूरा देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले. यहाँ नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करें. उसके बगल में फिर एक बेल वाला आइकन आएगा, उस पर पहला जो ऑप्शन ऑल का आता है उसको सिलेक्ट कर लें. ऐसा क्यों करना है? क्योंकि इसलिए माय डियर बच्चास कि हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके एंड तक के सारे जो चैप्टर्स हैं उनको हम स्टडी करने वाले हैं, और वो भी बहुत ही इजी वे से, बहुत ही आसानी से. ठीक है, और आप उसको देखने के साथ में नोट्स भी बना सकते हैं. वीडियो के एंड में आप वीडियो को का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स अपनी खुद की बना सकते हैं. अगर आपके पास बुक वगैरह नहीं है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है. और अगर आपके पास अदर मटेरियल्स नहीं है, बुक है, तो भी आपके लिए लेक्चर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो माय डियर बच्चास, आपको करना क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप सबसे पहले लेक्चर को देख सकें. ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी हम बढ़ते हैं आगे. ठीक है, क्या बात है, देखा वीडियो स्टार्ट किया, लेक्चर स्टार्ट किया और लाइट भी आ गई. लाइट नहीं थी, आपको दिख रहा होगा ना, मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही फेयर हो गया हूं अभी. तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, लाइट आ गई है थोड़ा, तो अब एकदम सब अच्छे से दिखेगा. सो माय डियर बच्चास, चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो कैसा है, किस तरीके से है. तो ये बुक में हमको थोड़ा ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे से एकदम डीप में समझेंगे. ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अभी आप 7 में हो, 8 में जाओगे तो 8 में भी ये चैप्टर आएगा आपको इसके रिलेटेड, 9 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 11, 12 में भी आएगा, आगे भी आएगा. यहाँ पर इसका बेस अगर आपने समझा तो समझ लो कि आगे जाकर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है. और अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं भी वहां पर भी हूं, है ना. तो सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में सेल की बात कर रहे हैं भाई. तो सेल की बात कर रहे हैं, तो ये सेल होता क्या भैया? तो जो घड़ी में लगा हुआ होता है वो वाला सेल होता है? नहीं, वो वाला नहीं होता है. तो जो रिमोट में होता है वो नहीं, वो वाला सेल भी नहीं होता है. तो ये कौन सा सेल है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में है तो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कहां से सेल आ गया? तो सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में है, तभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. यस. अच्छा, अब इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं. आप लोगों ने आपके आसपास में घर बनते हुए देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, सभी ने देखा होगा भाई, क्योंकि मुझे पता है आप सभी स्मार्ट हैं. देखिए, तो क्या होता है कि वहां पर ईंट होती है, ईंट जोड़ जोड़ करके घर बनाए जाते हैं इस तरीके से. एक ईंट जोड़ी यहां से, चलो इसको बहुत ही स्पीड में बना लेते हैं. ये हो गया, यहां पर हमने ईंटें जोड़ दी हैं और इस तरीके से क्या बनाया है, यहां पर एक दीवार बनाई है. देखो मेरे बच्चों, अभी इसको हम आगे जब स्टडी करेंगे आगे के चैप्टर्स के अंदर में, तो भी ये बीच बीच में आएगा, तो आपको इसको रिमेम्बर रखना है. मैंने इसी के लिए कहा कि हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी वे में हम स्टडी करने वाले हैं. तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ईंटें जोड़ जोड़ करके क्या बनती है, पूरी एक दीवार, वॉल बनती है. सारे वॉल्स मिलकर के क्या बनते हैं, एक रूम बनता है, और पूरे रूम इकट्ठे होकर के क्या बनते हैं, पूरा एक घर बनता है. वैसे ही कोई भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ले लें, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेल.
अब ये सेल होता कैसे है, तो छोटे छोटे जो हमारे बॉडी के अंदर में सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स इकट्ठे मिलकर के इस तरीके से, वो कैसे भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर राउंड शेप में आपको बताया है ताकि हम उसे समझ सकें। ठीक है, इस तरीके से इकट्ठे होकर के क्या बनाते हैं, तो पूरा का पूरा इस तरीके से इकट्ठे होकर के पहले तो वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। सो भाई इसके बाद में टिश्यू बनता है, उसके बाद टिश्यू के बाद में क्या बनते हैं, तो टिश्यू के बाद में ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो हमारे बॉडी का कोई पार्ट बनाते हैं, और सारे बॉडी पार्ट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, पूरी बॉडी बनाते हैं। जैसे मैं अगर हैंड की बात करूं तो हैंड क्या है, मेरे बॉडी का एक पार्ट है। मेरे जो ईयर्स हैं, मेरे कान हैं, वो मेरे बॉडी के पार्ट्स हैं। लेग्स मेरे बॉडी के पार्ट्स हैं। तो वैसे ही यहाँ पर सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर के एक बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट मिलकर के पूरी एक बॉडी। ठीक है, तो अब शायद आपको समझ में आया होगा कि सेल्स होते क्या हैं। अब देखो ऑर्गेनिज्म से अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आपने कहा, तो माय डियर बच्चास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो हमको ऐसे डायरेक्टली नेक्ड आइज से नहीं दिखते हैं, यानी इतने छोटे होते हैं ना, उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि इतने छोटे होते हैं तो कैसे रहते हैं भाई, तो उनकी बॉडी एक सेल की ही बनी होती है, खाली उनकी बॉडी में कितने, एक सेल ही होते हैं। ठीक है, अगर हमारे इन सेल्स को भी, हमारे बॉडी के सेल को भी अगर देखना हो ना, तो उसके लिए भी माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। बुक में दिया हुआ चिक सेल के अबाउट में किस तरीके से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने सुना होगा बैक्टीरिया, सुना होगा है ना, वायरस सुना होगा, तो ये सब सारे के सारे सिंगल सेल्यूलर होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में एक ही सेल होता है, या दूसरे वर्ड में अगर समझे तो उनकी बॉडी ही सेल होती है। चलिए, तो अब सेल के बारे में आपको समझ में आएगा कि सेल क्या होता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो उसका बेसिक, उसकी बॉडी का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल। सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं, तो टाइनी स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, छोटे छोटे टाइनी, मैंने कहा ना बहुत छोटे छोटे, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम सेल कहते हैं। Some organisms contain only one cell, while others, plants and animal contain many of different cells. भाई मैंने बताया ना कि कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर में एक ही सेल होता है, पूरी उनकी बॉडी एक सेल की बनी हुई होती है, ये पूरा एक सेल ही उनकी बॉडी होती है। लेकिन कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमन की बात करें, प्लांट की बात करें, कोई भी एनिमल आपके आसपास में दिख रहा है, डॉग की बात करें, कैट की बात करें, लायन की बात करें, तो ये सब मल्टी सेल्यूलर, यानी कि इनमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो भाई ये सेल का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है मेरे बच्चास। अगर आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे वैसे ही इसके अंदर में नाम बढ़ते जाएंगे और एडिशन होता जाएगा और इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो मैंने राइट साइड में ड्रॉ करके रखा है, आखिरी वाली राइट, वो एनिमल सेल है, और ये जो लेफ्ट साइड में है वो प्लांट सेल है। अब इसमें क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं पहले। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं पहले तो वॉक्यूल। तो वॉक्यूल यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर में है, जो मिड में ऐसा दिख रहा है ना, ये वॉक्यूल है। ठीक है, अब वॉक्यूल की बात करें तो यहाँ कोई वॉक्यूल नहीं है। ठीक है, और हम आगे बात करें तो ऊपर नेक्स्ट क्या था, न्यूक्लियस। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ दोनों जगह न्यूक्लियस है। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, तो ये देखते हैं यहाँ पर जो बीच में जो जगह खाली दिख रही है ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ऊपर जाए तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है, यहाँ से भाई लाइन बच गई थी, इसको मैंने बना दिया। सेल मेम्ब्रेन की जो बाउंड्री दिख रही है ना उसकी क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये दिख रहा है। अब बोलोगे यहाँ तो अंदर में है, यहाँ पर बाहर क्या है, तो भाई यहाँ पर ये जो बाहर है उसे हम कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है मेनली इसके अंदर में प्लांट और एनिमल सेल के अंदर में हमारे बच्चास के। प्लांट सेल में हमेशा सेल वॉल होती है, इसी के लिए वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। हमारी बॉडी कैसी होती है, ऐसे कुछ कुछ होती है ना, उनकी बिल्कुल भी नहीं होती है, एकदम वो स्ट्रॉन्ग होते हैं।
दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तो वो भी प्लांट सेल में ही है, एनिमल सेल में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसके प्रीवियस वाले चैप्टर लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं। क्या स्टडी किया उसमें? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन स्टडी की थी। उसके अंदर में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किस तरीके से होती है, कहां पर होती है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है, वो सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुका है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर में एक्स्ट्रा होता है, एनिमल में क्यों नहीं होता है वो भी मैंने आपको वहां पर बताया था। ठीक है, तो अब चलिए इसके ऑर्गेनल्स देख लेते हैं कि इसके ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ओके, सो पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, सेल के पार्ट्स देखें तो न्यूक्लियस क्या है? प्रेजेंट इन सेंटर एंड परफॉर्म मेनी फंक्शन। तो सेल के एकदम सेंटर में जो होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो कई सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपको लास्ट में एक छोटा सा सरप्राइज दूंगा। ठीक है, तो उसको आप समझना। द सेल मेम्ब्रेन, सेकंड क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर बाउंड्री ऑफ सेल विच प्रोटेक्ट द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ओके भाई, ये क्या होती है? तो ये आउटर बाउंड्री होती है सेल की। इस तरीके से क्या काम करती है? तो ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। घर में दीवारें होती हैं, मैंने भी बताया ना, घर में दीवारें होती है। दीवारें क्या करती है? उन दीवारों से घर तो बनता है, लेकिन वो घर को प्रोटेक्ट भी करता है, राइट? तो वैसे ही ये जो आप इसको समझने के लिए ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ये उसकी दीवारें होती हैं, बट सेल वॉल तो खाली प्लांट में ही होता है। अगर कोई पूछे तो बोल मत देना कि सर ने कहा था भाई ये तो उसकी दीवारें हैं। तो एनिमल सेल में उसकी वॉल्स नहीं होती है, सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में होती है, ऐसा आपको सोचना है। ये इसकी बाउंड्री है, ये इसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, इसको बचाए रखती है, कहीं इधर उधर किसी को भागने नहीं देती है। साइटोप्लाज्म, थर्ड नंबर। तो जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। भाई जेल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर में, वो कहाँ? यहाँ पर भरा होता है, यहाँ पर थोड़ा पानी जैसा होता है। ठीक है, जेल लाइक स्ट्रक्चर बोले यानी गाढ़ा एकदम पानी जैसा। ठीक है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखते हैं 4 नंबर, सेल ऑर्गेनल्स। तो भाई अभी आपने देखा, मैंने कहा आपको सेल, ये पार्ट्स ऑफ सेल हैं, तो 3 इसमें मेनली पार्ट्स देखे। 4th क्या है? सेल ऑर्गेनल्स हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्यों कहते हैं उनको? तो वो कुछ डिफरेंट फंक्शन एकदम स्पेशल तरह के रहते हैं, वो स्पेशल फंक्शंस वहां पर करते हैं, इसके लिए उनको हम क्या कहते हैं? तो सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सो दे हैव स्पेशल फंक्शन एसोसिएटेड विद, तो उनके साथ में कुछ स्पेशल फंक्शन जुड़े रहते हैं। दे यार, वो कौन कौन से हैं भाई? तो इसके अंदर में ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये इसी के अंदर में होता है, सब सेल के अंदर ही होता है। यहां पर मैंने ड्रॉ नहीं किया है, क्यों? मैं आपको अभी बताऊंगा। प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भाई? तो वो सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी, ये वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि इसी क्लास में 7 में ही आगे हम चैप्टर्स जब स्टडी करेंगे तो वहां पर ये एनर्जी वर्ड आने वाला है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। वहां पर मैं आपको बताऊंगा और उस टाइम रिमेम्बर करवाऊंगा कि मैंने आपको क्लास के अंदर में ये बताया था कि ये एनर्जी क्यों यहाँ पर वर्ड यूज किया है, किस तरीके से ये उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर सेल। नाउ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन सेल। तो क्या करता है भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर में प्रोटीन क्या करता है? तो प्रोटीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और कुछ लिपिड्स को भी प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन हमें पता है, प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं? तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। बॉडी कैसे ग्रोथ होती है? तो जब सेल डिवाइड होकर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनते हैं मेरे बच्चों, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे ग्रोथ करती है। हम पहले थे ना इत्तू से, अभी इत्तू बड़े हो गए हैं, फिर और भी बड़े हो जाएंगे। किसकी वजह से? तो इन्हीं प्रोटीन की वजह से और सेल डिवीजन के वजह से ही हो जाएंगे। नाउ गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस क्या होते हैं भाई? तो हेल्प इन एक्सपोर्टिंग मटेरियल्स आउट ऑफ सेल।
को। ये क्या करते हैं, तो जो कुछ मटेरियल्स होते हैं ना सेल के अंदर में उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सेल के बाहर निकालते हैं। डी लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, तो भाई हेल्प इन डाइजेशन इन सेल। तो ये सेल में डाइजेशन का काम करते हैं कौन, तो लाइसोसोम। तो माय डियर बच्चास, यहां पर ये सारे इसके पार्ट्स हुए और ये काम क्या करते हैं वो हमने स्टडी किया। अभी मैंने आपसे कहा कि आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है, तो मैं आपको यहां से अभी कोई गिफ्ट तो नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो एजुकेशन होता है वो गिफ्ट आपको मैं जरूर दे सकता हूं। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर अगर आपको कुछ थोड़ी भी दिक्कत हुई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे और जानना है, तो आप यहाँ ऊपर दिए जो आई बटन है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको सजेशन आएगा, क्योंकि मैंने इसको 9th क्लास के अंदर में बहुत ही अच्छे से हर एक ऑर्गेन का, जो इसके अंदर ऑर्गेनल्स है ना, उन हर एक ऑर्गेनल्स का फिगर ड्रॉ करके सबको अलग अलग वहां पर समझाया हुआ है। तो इस आई बटन पर क्लिक करते ही आपको वो ओपन हो जाएगी और आप उसे देख सकते हैं, सारे के सारे जो इसके ऑर्गेनल्स हैं वो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में माय डियर बच्चास। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं। ओके माय डियर बच्चों, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बुक में थोड़ा सा ही दिया हुआ इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन इसको समझना जानना बहुत ही जरूरी है। वाई, बिकॉज यहाँ से आपका बेस है, अगर बेस आपका वीक रह जाएगा तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसी के लिए हम यहाँ पर अपना बेस जो है एकदम मजबूत कर लेंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अबाउट में स्टडी करते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी थोड़ी देर पहले ही जो हमने फिगर देखी, तो जो प्लांट सेल देखा, प्लांट सेल के अंदर में जो ग्रीन ग्रीन जो उसमें स्पॉट दिखाए थे वो थे क्लोरोप्लास्ट थे। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, उससे हमें क्यों स्टडी करना है, वही इस लेक्चर के अंदर में भी हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लोरोप्लास्ट की फिगर ड्रॉ करके रखी हुई है, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट की फिगर है पूरी इस तरीके से, यहाँ से मतलब ऐसे नहीं होती है, पूरा पैक्ड होती है, बट यहाँ से अंदर में क्या है, इसके लिए इसको थोड़ा इसका पोर्शन कट करके दिखाया हुआ होता है, ठीक है, जिससे अंदर में क्या है वो भी हमको पता चल सके। चलिए, सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन देखते हैं। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, तो ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, इससे ये कटिंग वाला भाग बाहर वाला, वो होता है आउटर मेम्ब्रेन होता है। और उसके बाद में ये देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर में क्या होता है, तो यहाँ पर स्ट्रोमा होता है। ये जो होता है ना, क्या होता है वो, स्ट्रोमा। चलिए, वहीं ऊपर की तरफ पे अंदर में स्ट्रोमा होता है और यहाँ पर नीचे की तरफ से क्या होता है, लेमा होता है। नाउ अब ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर से मैंने जो बनाए हुए हैं, ये थाइलेकोइड्स है। क्या है, थाइलेकोइड। अब इन थाइलेकोइड्स की जो पूरी की पूरी इस तरीके से पूरी गड्डी होती है, उसे हम कहते हैं ग्रेनम कहते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ इस तरीके से है, तो जैसे सिक्के एक के ऊपर रख दो ना, ऐसे सिक्कों का ऐसे ढेर बना दो, ऐसे एक के ऊपर एक पूरा, तो उसी तरीके से एक एक ऐसे सिक्के जैसी ये क्या होती है, उस पे गड्डियां होती है, उसमें से जो एक होता है सिंगल, उसे थाइलेकोइड कहते हैं, थाइलेकोइड। नाउ एंड जो पूरा का पूरा रहता है, वो स्ट्रक्चर पूरा, तो उसे हम ग्रेनम कहते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं इनके फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम करते हैं सारे के सारे वो। So chloroplasts are special cell organelle that are found only in plant cell। भाई कहाँ देखने को मिलता है, तो ये ओनली प्लांट सेल में देखने को मिलता है। क्या, तो क्लोरोप्लास्ट, they called food producers of plant cell। इन्हें प्लांट सेल का फूड प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं माय डियर बच्चास, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, और वहां पर हमने सब कुछ एकदम डीप में स्टडी किया था किस तरीके से होती है और उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इन्वॉल्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। तो भाई अभी देखा ना हमने दो मेम्ब्रेन उसमें देखे, एक तो इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ होता है, दूसरा
बाहर की तरफ होता है वो दूसरा सेकंड मेम्ब्रेन। भाई अच्छा, इससे ये आपको अगर नहीं समझ में आता हो इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, तो उसको मैं समझा दूं कि अगर सपोज करो आप ऑरेंज खाते हैं, ठीक है, तो ऑरेंज क्या होता है, उसके ऊपर की जो पील होती है आपको निकालना पड़ता है ना, उसका छिलका। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी मेम्ब्रेन होते हैं, उसके अंदर जो ऑरेंज होते हैं उसके जो स्लाइस होते हैं उसके अंदर में कैसे रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं और सेफ रहते हैं, राइट। तो उसी तरीके से ये मेम्ब्रेन भी उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, सब कुछ उसके अंदर का जो रहता है उसको बांधे रखने का काम करते हैं। या इसको लेयर हम समझ सकते हैं कि उसके दो दो लेयर होते हैं, कवर किया हुआ होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी की भाषा में उसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, कवर नहीं कहते हैं। चलिए, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ईच थाइलेकोइड। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है भाई, थाइलेकोइड में, ठीक है। ये एकदम छोटा सा सवाल लेकिन परेशान कर देने वाला, ठीक है। छोटे छोटे इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि थाइलेकोइड के अंदर में क्या होता है, या ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि क्लोरोफिल कहां पर होता है, कहां प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल भाई थाइलेकोइड में प्रेजेंट होता है। ये सिक्के दिख रहे हैं ना सारे के सारे, वो सिक्का नहीं बोलना, इनको हम थाइलेकोइड्स बोलेंगे। तो इनके अंदर में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहते हैं। नाउ क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सनलाइट इनटू शुगर दैट आर यूज्ड बाय द प्लांट सेल। भाई जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्या करता है, तो जो सनलाइट होती है, सनलाइट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो सनलाइट को शुगर के अंदर में कन्वर्ट कर देता है, जो प्लांट सेल्स उसको यूज करते हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर बार बार बोल रहा हूं, नहीं समझ में आए तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना माय डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। Hence, chloroplast allow the conduction of the process of photosynthesis. Now, ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं, तो भाई ये अलाउ करते हैं, कंडक्शन मतलब बहना ही नहीं होता है भाई, यानी कि जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, उस प्रोसेस को होने के लिए भाई ये परमिशन दे देते हैं, भाई ठीक है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करनी है, ठीक है होने दो, कर लो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ऐसे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एंड लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी लाइक एटीपी एंड NADPH। भाई तो क्लोरोफिल जो होती है वो सनलाइट को क्या करती है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ओके, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करती है, उस लाइट एनर्जी को उसको केमिकल एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर भाई लाइट एनर्जी में से कहां पर क्या जा रहा है, तो यहाँ केमिकल एनर्जी के अंदर में वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कौन कर रहा है उसको, तो उसको क्लोरोफिल कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से, तो उसको एब्जॉर्ब करके, सोक करके, ठीक है। मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ करके प्लांट का एक बताया था आपको किस तरीके से होती है पूरी प्रोसेस। नाउ दिस एनर्जी मॉलिक्यूल्स मूव इनटू द स्ट्रोमा। भाई ये कहां जाती है, जो केमिकल एनर्जी है, इस एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कहां जाते हैं, तो स्ट्रोमा में जाते हैं। स्ट्रोमा कहां है, ये रहा, इसके जो पीछे पूरी जो ब्लैंक स्पेस दिख रही है ना, खाली जगह, इसके अलावा की, तो वो पूरा पोर्शन या वो पूरा अंदर का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं उसको, ठीक है। वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज अटैच्ड टू देम, जहां क्या होता है भाई, जहां कार्बन डाइऑक्साइड उससे अटैच होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर होता है, ठीक है। अभी उसके अंदर में पूरा फूड बना नहीं है, अभी तो उसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है पूरा, और एब्जॉर्ब करके स्ट्रोमा के अंदर में ले गए हैं, ठीक है। चलो, एज अ रिजल्ट ऑफ द मोलिकुलर रिएक्शन ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर क्रिएटेड। अब भाई यहां पर क्या होता है, तो रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पूरी उसके रिएक्शन के थ्रू, कि मैंने बताया था, ये देखो यहाँ पर इसे ग्लूकोज कहते हैं और ये ऑक्सीजन इस तरीके से यहाँ पर रिलीज होता है। सो माय डियर बच्चा पार्टीज, आपको रिमेंबर रखना है कि ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस, या उसका फूड बनाने वाली प्रोसेस जो होती है, वो स्ट्रोमा के अंदर में लास्ट में होती है, ठीक है। स्टार्च जो बनता है उसमें से, या जो हमने हाइड्रोकार्बन स्टडी किया था वो बनता है, तो वो कहां बनता है, तो वो स्ट्रोमा के अंदर में लास्ट में बनता है। थाइलेकोइड में तो जस्ट सनलाइट एब्जॉर्ब होती है,
वहां पर फूड नहीं बनता है, वो एब्जॉर्ब होने के बाद में कहाँ जाते हैं, स्ट्रोमा में। ओके, रिमेंबर रखना है, मैंने जैसे कि कहा अभी 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहां तक स्टडी करोगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए, सो अब यहाँ पर दो वर्ड्स आए, एटीपी एंड NADPH। इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो एटीपी मींस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एक तरीके के केमिकल होते हैं माय डियर बच्चास, ठीक है। और ये एटीपी जो है वो एनर्जी होती है, ठीक है। किसके अंदर में, ये प्लांट्स के अंदर में देखी जाती है एटीपी एनर्जी। NADPH क्या होता है, तो निकोटिनामाइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये इसका NADPH का फुल फॉर्म होता है। यहाँ इसका फुल फॉर्म लिखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था माय डियर बच्चास, लेकिन इसको मैंने लिखा हुआ है क्योंकि बाई चांस हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन कर ले, आपको जरूरत पड़ जाए, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी हमारा फिनिश होता है। ये बुक में एक एक्स्ट्रा और अलग ही टाइप का पूरा टॉपिक था। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से स्टडी भी किया होगा, समझा भी होगा। नहीं समझ में आता माय डियर बच्चा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको कहां पर किस चीज में प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर ऐसा कुछ लगेगा मुझे तो उसके लिए स्पेशल एक नया मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक के लिए, उसके लिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए, सबसे पहले लेक्चर सुनने के लिए और अपनी नोट्स कंप्लीट करने के लिए माय डियर बच्चास। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, आपने कुछ यहाँ से जानकारी आपने ली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और अगर आपको और भी ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। ओके माय डियर बच्चास, तो टेक केयर, अपना ध्यान रखना सबको। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय।